गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस किया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होती हैं और उनको एक सम्मिलित रूप से डायग्राम के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होते समय सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो उस स्थिति में स्पिन पैर कॉम्प्लेक्स, चक्रण, युग्मन संकुल या प्रबल क्षेत्र संकुल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल और उसी को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं का फॉर्मेशन होता है। उस स्थिति में जो उसकी एनर्जी है, पैरिंग एनर्जी की तुलना में उसकी विपाटन जो एनर्जी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। यानी कि डेल एनर्जी अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेलो के माध्यम से शो करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो डेलो एनर्जी होती है वो पैरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इस तरह से हम बताते हैं। तो जो डेल एनर्जी होती हैं वो पैरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय नेचर का होता है। इसी तरह से अगर सेंट्रल एटम से वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो उस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है, उच्च चक्रण संकुल बनता है जिसे हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, चक्रण मुक्त संकुल या फिर दुर्बल क्षेत्र संकुल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। और उस स्थिति में जो इनकी पैरिंग एनर्जी होती हैं विपाटन एनर्जी से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और उस स्थिति में जो कंपाउंड होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इन सारी बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं और जो सेफ्टी देखी थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सेफ्टी के आधार पर चुंबकीय गुण व ज्यामिति व उनकी व्याख्या देखते हैं। तो ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण वे पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और साथ में वे रंगीन प्रकृति भी दर्शाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन अगर दुर्बल लिगेंड वीक लिगेंड के माध्यम से हो रहा है तो उस स्थिति में जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के माध्यम से हो रहा है तो उस स्थिति में उनका जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पैरिंग हो जाती है। इसी तरह से अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं उस स्थिति में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड अवस्था में ही भरे जाते हैं। अब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं और उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमने समझने के लिए लिखा हुआ है। और जैसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है उस स्थिति में जो डी ऑर्बिटल समब्रंश होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 इलेक्ट्रॉन जो ई ऑर्बिटल हैं उनके अंदर बनना है। इसमें ई ग्रुप के अंदर 2 ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से T2 के अंदर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर आपको इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते समय एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल के अंदर भरना है और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल के अंदर भर जाते हैं उनके बाद आपको पेयरिंग करवानी है। इसलिए 1 2 फिर वापस जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर लेवल वाले T2 के अंदर भरे जाएंगे। 3 4 5 जो छठा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस ई जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर भरे जाएंगे 6 7। फिर 8वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो T2 वाले जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर भरे जाएंगे 8 9 10। इस तरह से आपको इनके इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इस स्थिति में जो पेयरिंग एनर्जी होती हैं वो डेल टी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इनका इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले हम इनकी पेयरिंग नहीं करवाते हैं। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉन हमने D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 इस तरह से इनको लिखा हुआ है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E और T2 लिखना है। E और T2 इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा E के अंदर भरा जाएगा तो 1 लिख दिया हमने। दूसरा इलेक्ट्रॉन वही E के अंदर E2 कर दिया। तीसरा जो अब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा T2 के अंदर भरा जाएगा, इसलिए हमने जो D3 हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 E2 T2 1 होगा। चौथा T2 के अंदर भरा जाएगा 2 हो जाएगा और 5वां जो है इसी तरह से यहाँ पर 3 भर देंगे। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस E के अंदर भरा जाएगा तो E3 और T2 3। जो चौथा इलेक्ट्रॉन पूरा जो E है उसके अंदर भरा जाएगा यानी कि D7 के अंदर E4 T2 3। इसी तरह से जो D8 के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे E4 क्योंकि ये पूरा भर गया है ना। तो 8वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो वापस T2 के अंदर जाएगा T2 यानी कि E4 T2 4 हो जाएगा। 9वां वापस T2 के अंदर बढ़ना है तो E4 T2 5 और 10वां इलेक्ट्रॉन E4 T2 6। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। यहाँ पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 भरोगे तो यहाँ पर 2 वापस जो तीसरा इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो ऊपर जाएगा तो यानी कि अनपेयर्ड ही रहेगा तो 3। इसके बाद चौथा वो भी अनपेयर्ड 4। ये 5वां जो है इलेक्ट्रॉन उस स्थिति में भी
अनपेड ही रहेगा। इसके बाद जैसे छठा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर भरा जाएगा। उस स्थिति में 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक एक घटाते आना है। तो 4, फिर सातवां जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस स्थिति में 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 के अंदर 2, 9 के अंदर 1, और जैसे 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा उस स्थिति में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। अब हम इनका चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर रूट n होल n+2 होता है। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रखोगे यहाँ पर भी, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई गुणा करते हो तो क्या आएगा, √3, और उसकी जो वैल्यू निकालते हैं 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन देखने को मिलता है। इस तरह से आप इस सूत्र के माध्यम से इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हो। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी जो वैल्यू आती है चुंबकीय आघूर्ण की 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। 3 अनपेड होने पर 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। 5 होने पर 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद वापस वही रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद वापस इनको हम रिवर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा है। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं वो देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन का भरना देख रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों ही केसेस में हमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर हम समझने के लिए वीक लिगेंड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो उस स्थिति में आपको जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे इनके पास लिगेंड आएंगे और इन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ T2G और ऊपर की तरफ EG वाले ऑर्बिटल रखने हैं। यहाँ जो G होता है वो जिराड को बताता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल है उनके अंदर भरना है, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही फुलफिल हो जाते हैं उनके बाद आपको इनकी पेयरिंग करवानी है। तो जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा उस स्थिति में पेयरिंग होती है। जबकि यहाँ पर अगर हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले रखा है तो उस स्थिति में, उस केस में T2G के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वापस वो T2G के अंदर ही भरे जाएंगे। तो 4 जो आएगा वो इस ऑर्बिटल में, 5वां यहाँ, छठा यहाँ भरा जाएगा। जैसे 7वां इलेक्ट्रॉन आपको जो हायर एनर्जी लेवल वाले EG हैं उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को पढ़ना है। तो 7 8, फिर इसके बाद 9 10, इस तरह से आपको इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो जो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे वो देखते हैं। तो केस अगर फर्स्ट लेयर का है उस स्थिति में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इनकी जो डेल ओ एनर्जी होती हैं वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती हैं, इस स्थिति में आपको इनकी पेयरिंग करवानी है। तो यहाँ पर वही वापस इनके जो D ऑर्बिटल हैं उनका इलेक्ट्रॉनों को लिखा हुआ है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो T2G EG, इस तरह से यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा यहाँ भरेंगे, यानी कि EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और T2 तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G 3 EG 0, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी वापस आपको T2G के अंदर ही भरना। इस तरह से आप 6 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
जो सातवां इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसी स्थिति में जो नीचे वाला T2G ऑर्बिटल है, इनके जितने भी कक्षक हैं उनमें सारे में इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे। अब जो सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा वो Eg के अंदर बढ़ना है। तो यहाँ पर जो सातवां इलेक्ट्रॉन है वो Eg1 है ना, और T2G6 जो आठवां इलेक्ट्रॉन Eg2, और इसी तरह से जो D9 है उनका T2G6 Eg3, और D10 है T2G6 E4। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन बनना, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 3 तक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद वापस पेयरिंग होने से 2 1 0। फिर इसके बाद ऊपर जो Eg ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे तो 1 2 और 1 पेयरिंग होगी तब, और 0। इस तरह से इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आपको इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनकी जो चुंबकीय आघूर्ण है उनके मान निकाल देने हैं। इसी तरह से जो केस सेकंड देखते हैं उसमें जो वीक लिगेंड है, तो उस स्थिति में इसकी जो फायरिंग एनर्जी होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं डेलो से। उस स्थिति में आपको जो Eg ऑर्बिटल हैं और T2G ऑर्बिटल हैं उन सभी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल के अंदर बढ़ना, उसके बाद आपको फायरिंग स्टार्ट करनी, जैसे हमने अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर जो D1 है T2G1 Eg0, D2 के लिए T2G2 E0, D3 के लिए T2G3 E0। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। सेम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तरह ही इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर वीक लिगेंड है उस स्थिति में जो D10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 Eg4 वीक लिगेंड की स्थिति में ये वाला, तो यहाँ पर जो जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो 0 देखने को मिलता है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्थिति में यहाँ पर देखो D6 और D10 के इनके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं दोनों के 0 देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम। D1 D2 D3 D4 और D8 D9 D10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों केसों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, इनका जो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन सारे D1 D2 D3 D8 D9 D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम देखने को मिलता है। D4 D5 D6 D7 इन D इलेक्ट्रॉनों का जो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। इस तरह से हम ओवरऑल देखें D1 से D10 तक, तो इनके चौगदे टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि D4 D5 D6 D7 इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग बनते हैं और वीक फील्ड में अलग बनते हैं। तो इस तरह से दो दो यानी कि 8 तो इनके हो जाएंगे, और ये D1 D2 D3 D8 D9 D10 इनके एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि दोनों स्थितियों में सेम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इनकी 14 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो 14 टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उनके चुंबकीय आघूर्ण की आपको गणना करनी है। पहले आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सेंट्रल एटम का।
तो हम देखते हैं कि इसका जो कोबाल्ट है यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। और यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो D3D7 देखने को मिलता है। 4s0 रहेगा क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। और जो अमोनिया होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर आपको इनकी पेयरिंग करवानी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे और स्प्लिटिंग में, तो T2G के अंदर पहले आपको क्या करना है कि इनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस स्थिति में पहले आपको पेयरिंग करवानी है, उसके बाद आपको जो Eg ऑर्बिटल है हाई लेवल का, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन बनना है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ इनका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो 1.73 बोर्नमैग्नेटॉन देखने को मिलेगा। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो T2G6 यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो T2G6 Eg1। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको कोई कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है और इनकी जो निकल है सेंट्रल एटम, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 होती है। और यहाँ पर Ni+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो 3D8 देखने को मिलता है। और जो जल होता है वो वीक लिगेंड का काम करता है। तो उस स्थिति में इनकी पेयरिंग नहीं करवानी है आपको। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में बनना है, उसके बाद आप इनकी पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं। उसके आधार पर आप इनका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे इस सूत्र में रख के, तो आपको 2.83 बोर्नमैग्नेटॉन देखने को मिलता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर जो T2G है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और जो Eg हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G6 Eg2। इस तरह से आप इनकी चुंबकीय आघूर्ण, इन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका चुंबकीय आघूर्ण आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सम की पॉइंट, कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने इलेक्ट्रॉन को बढ़ना देखा है कि किस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं वो देखा। अब उसमें से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है क्योंकि उनकी जो युग्मन एनर्जी होती हैं वो डेल्टी से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसी तरह से जो अष्टबलीय संकुल होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दोनों बना सकते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो D8 D9, यहाँ पर जो D8 और D9 जो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, इस स्थिति में ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल यानी कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करता है। ये अगर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है तो उस स्थिति में ये हमेशा हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हुंस रूल फॉलो करता है, जबकि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हुंस रूल का पालन नहीं करते। लास्ट जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि वर्ग समतलीय संकुल हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेल SP की जो एनर्जी होती हैं वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स हुंस रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यहाँ पर जो ये
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है। अभी हमने देखा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हुंस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं इसलिए ये हुंस रूल को फॉलो करता है। इसी तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है और वीक लिगेंड है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल के अंदर भरे जाएंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग होती है। तो ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए ये भी हुंस रूल को फॉलो करता है। इसी तरह से ये वाला जो कंपाउंड है वो भी हुंस रूल को फॉलो करता है और ये वाला कंपाउंड जो कि निकल है सेंट्रल एटम ये भी हुंस रूल को फॉलो करता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होने की वजह से ये हुंस रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनता होने की वजह से ये जो कंपाउंड होता है वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये वाला कंपाउंड भी हुंस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आज हमने जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं CFT के अंदर वो देखा है और आई होप आपको जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरते हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप इन वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप इनका नोट्स बना सकते हो और साथ में अपने दोस्तों को इन वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।